सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे जीवाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। जीवाणु में कौन कौन से भाग होते हैं, वो किन चीजों से मिलकर बना होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, सारी चीजों को हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सेशन के लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमने क्या किया है, पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कोशिका आवरण की, यानी कि जो सेल लेयर होता है बैक्टीरिया का, वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, इसको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की, कि बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से भाग होते हैं, उनको देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्या, सतही उपांग या जिसे हम बोलते हैं सरफेस ऑर्गन, यानी कि बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, कोशिका आवरण या सेल लेयर की। तो अगर मैं सेल लेयर की बात करूं, तो जो सबसे पहला लेयर होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल का सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहर की तरफ यह मौजूद होता है। अगर इसकी बात करें तो ये 2 स्थितियों में देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स जो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं यानी कि कठोर होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कैप्सूल। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर होगा तो उसको हम कैप्सूल या संपुटका बोलेंगे, और जब ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होगा, ढीला यानी कि लूज होता है, तो इस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर या अपंक परत बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स की 2 स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहला क्या, कि जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर होगा, दृढ़ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल या संपुटका बोलेंगे। और जब ग्लाइकोकैलिक्स ढीला या लूज होगा, तब इसको हम स्लाइम लेयर या अपंक परत बोलेंगे। तो याद रखिएगा। अब आगे हम बात करें तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, एक प्रकार होता है, जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जीवाणु की सुरक्षा करता है, यानी कि जीवाणु को फटने से बचाता है, जीवाणु को प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये 3 वर्ग थे किसके, ग्लाइकोकैलिक्स के। अब हम बात करते हैं दूसरे लेयर की, जो है कोशिका भित्ति, जिसे हम सलवाल बोलते हैं। तो जो सलवाल है वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे स्थित होता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल का दूसरा जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति या सलवाल। तो सलवाल क्या है, ये ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे स्थित होता है, और यह पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अब याद रखिएगा, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसको हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कहीं म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड देखने को मिले, तो याद रखिएगा, वहां पर बात किसी की जा रही है, वहां पर बात पेप्टिडोग्लाइकेन की ही की जा रही है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आगे अगर बात करें तो जो सलवाल है या कोशिका भित्ति है, यह जीवाणु की संरचना को बनाए रखता है, यानी कि जो जीवाणु का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसको कौन देता है, तो उसको देता है इसको जीवाणु का कोशिका भित्ति या सलवाल। अब बात करें तो सलवाल के आधार पर जीवाणु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा जो जीवाणु का प्रकार है उसे हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव। तो याद रखिएगा, ये जो जीवाणुओं का प्रकार है, इसको दिया था क्रिश्चियन ग्रेम ने। क्रिश्चियन ग्रेम ने एक प्रयोग किया था जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग प्रोसेस। इसके द्वारा क्या किया था, इन्होंने जीवाणु की कोशिका भित्ति को स्ट्रेनिंग किया था। तो जिस कोशिका भित्ति पर कलर लगाया गया था, यानी कि जो कलर में डाला गया था, जिस कलर में जीवाणु को डाला गया था, तो वो कलर अगर जिस बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति पर प्रेजेंट था उसको कहा गया ग्राम पॉजिटिव, और जिस बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति पर वह कलर मौजूद नहीं था उसको कहा गया ग्राम नेगेटिव। तो इसके बारे में आपको अलग से सेपरेट लेक्चर में बताया जाएगा डिटेल से कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस प्रकार से किया गया था। तो फिलहाल याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। इस तकनीक को दिया किसने था, तो याद रखिएगा, इसको दिया था क्रिश्चियन ग्रेम ने। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं तीसरे लेयर की, जो कि होता है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका में बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन और बोल सकते हैं लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं। याद रखिएगा। अब बात करें अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये कहीं कहीं पर क्या होता है, जीवाणु के कुछ स्थानों पर यह अंतर्वलित हो जाता है। अंतर्वलित का मतलब होता है, यहाँ पर जो अंतर्वलित शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अंदर की तरफ घूम जाता है, जिसकी वजह से ये एक संरचना बनाता है, और उस संरचना को हम बोलते हैं म्यूजोसोम। तो म्यूजोसोम क्या है,
यह एक प्रकार की संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनती है जीवाणु के अंदर। अब ये जो मीजोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि जो हमारे अंदर सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल है, और हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मीजोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक इसी प्रकार से जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें मीजोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे, और यह मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आगे अगर बात करें तो जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इन दोनों के बीच में एक खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर है? तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच का खाली स्थान होता है। तो इस तरीके से आपने 3 कोशिका आवरण को कंप्लीट किया। सबसे बाहर की तरफ था ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको मैं फिगर के थ्रू भी इस चीज को दिखा देता हूं। तो फिगर लगाइए एडिटर भैया। तो आप इस फिगर में देखिएगा, यहां पर आपको एक बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको 3 लेयर आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर का जो रेड कलर का लेयर दिख रहा होगा वो क्या है? वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अब वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स ना लिख करके आपको कैप्सूल लिखा गया है। तो कैप्सूल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कठोर अवस्था में मिल रहा है, यानी कि दृढ़ अवस्था में मिल रहा है, इसीलिए वहां पर कैप्सूल लिखा गया है। और उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको येलो कलर का लेयर दिख रहा होगा, जो कि क्या है? सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है। और सबसे नीचे आपको सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन कलर का है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के 3 कोशिका आवरण कंप्लीट होते हैं। अब इसको हटा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की, जो है जीवद्रव्य, इसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर मैं जीवद्रव्य की बात करूं तो जीवद्रव्य 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा होता है क्या? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो आइए हम साइटोप्लाज्म की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो जो बैक्टीरियल सेल है, यानी कि जो जीवाणु की कोशिका होती है, वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें कोशिका द्रव्य ही गति नहीं देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो गति नहीं करता है। तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें गति नहीं मिलता है, जिसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो साइक्लोसिस बैक्टीरियल सेल में देखने को नहीं मिलता है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो जीवाणु जो होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 27 प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, यानी कि जीवाणु एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, और हर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम 27 प्रकार के ही देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर राइबोसोम की, तो राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। 27 प्रकार का राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। जो पहली इकाई होती है यानी कि बड़ी वाली, उसको हम बोलते हैं 50s, और जो छोटी वाली इकाई होती है उसको 30s बोलते हैं। तो 50s और 30s मिला करके 27 प्रकार का राइबोसोम बैक्टीरिया सेल में बनता है। क्लियर थी बात? अब आगे अगर बात करें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ वर्णक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे बैक्टीरियोविरिडीन हो गया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल हो गया, इसके अलावा बैक्टीरियोरोप्सिन हो गया। तो ये ऐसे वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए योगदान देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। लेकिन ये हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर थी बात? तो ये सारी बातें आप लोग साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो इसके बाद आता है न्यूक्लियाइड, जिसे हम केंद्रकाभ बोलते हैं। तो जीवद्रव्य का दूसरा भाग है न्यूक्लियाइड यानी कि केंद्रकाभ। याद रखिएगा, जो प्लाज्मा यानी कि प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव्य का दूसरा भाग होता है वो होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? इन बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। केंद्रक यूकैरियोटिक यानी कि बोल सकते हैं ससीम केंद्र के जीवों के अंदर मिलता है, जो कि हमारे अंदर मौजूद होता है। तो याद रखिएगा, इनके अंदर केंद्रक के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि केंद्रकाभ होता है। तो अगर मैं केंद्रकाभ की बात करूं तो केंद्रकाभ, जैसा कि यहाँ पर बताया कि जीवाणु के अंदर सख्त केंद्रक नहीं होता है, यानी कि जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है। अब सख्त केंद्रक क्या होता है? याद रखिएगा कि ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिस केंद्रक के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे हम सख्त केंद्रक बोलते हैं। हालांकि सख्त केंद्रक प्रोकैरियोटिक यानी कि जीवाणु के अंदर मौजूद नहीं होता है, यह केवल यूकैरियोटिक के अंदर ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु के अंदर सख्त केंद्रक नहीं होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो नग्न होता है, यानी कि नेक्ड होता है। अब नग्न होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनका जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए,
या हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इनके जेनेटिक मटेरियल को हम नग्न बोलते हैं। हमारे अगर यूकेरियोटिक सेल की बात की जाए तो हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है, इसीलिए हमारा जो डीएनए होता है वो नग्न नहीं होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक यानी कि जीवाणु के अंदर जो डीएनए होता है वो नग्न होता है। और डीएनए जो होता है जीवाणु के अंदर वो सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होता है। इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लियाइड के बारे में। और आखिरी अगर बात करें तो जीवाणु के अंदर जो डीएनए होता है वो जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियाइड क्या है? तो न्यूक्लियाइड वह स्थान है जहां पर जीवाणु का डीएनए मौजूद होता है। सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेनी होगी। क्लियर है? आगे अब आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी आपका पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है तो यह याद रखिएगा जीवाणुओं के अंदर ही केवल देखने को मिलता है। अब अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और यह सर्कुलर भी होता है यानी कि वृत्ताकार भी होता है। यानी कि जीवाणु के अंदर मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो कि क्या होता है? डीएनए होता है। इसके अलावा एक और अनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब यह जो प्लाज्मिड है यह कई प्रकार के हो सकते हैं जीवाणु के अंदर। जैसे बात करें तो यह प्लाज्मिड हो गया जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से आर प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, यानी कि यह क्या करता है? जीवाणु को किसी विशेष प्रकार के प्रतिजैवी के प्रति से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी तरह से होता है कोलाई प्लाज्मिड। तो कोलाई प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो विशेष प्रकार के औषधियों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देखकर आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और आता है जो है एपिसोम। अब एपिसोम क्या होता है? तो कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड जाकर के मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो कि कहां पर होता है? न्यूक्लियाइड में होता है। इस न्यूक्लियाइड से जाकर के ये प्लाज्मिड जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? उस संरचना को बोला जाता है एपिसोम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियाइड, इन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? एपिसोम बोलते हैं। क्लियर थी बात? तो इस तरीके से आपका जीवद्रव्य भी क्लियर हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? सतही उपांग की, जिसको हम बोलते हैं सरफेस ऑर्गन। तो अगर मैं सतही उपांग की बात करूं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला आएगा कशाभिका, दूसरा होगा रोम यानी कि पिलई, और तीसरा होता है झालर यानी कि फिम्बरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कशाभिका की यानी कि फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला में आप लोग याद रखेंगे कि यह बना होता है किसका? फ्लैजेलिन प्रोटीन का। यानी कि फ्लैजेलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या बनता है? फ्लैजेला बनता है जीवाणु में। अब ये जो फ्लैजेला होता है ये जीवाणु के अंदर गति के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। यह जीवाणु को चलने में मदद करता है। क्लियर है? अब याद रखिएगा ये जो कशाभिका या फ्लैजेला है ये खुद तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है मेन फिलामेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजेला के अंदर पहला भाग जो है वो है बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी की अगर बात करें तो ये तीन प्रकार के रिंग द्वारा बना होता है। पहला होता है यल, दूसरा है पी, तीसरा है यस और चौथा है यम। तो यल, पी, एस, एम ये क्या है? चार प्रकार के रिंग है जिसे वलय भी हिंदी में बोला जाता है। तो ये चारों रिंग जो होते हैं इनमें से यलपी जो होता है वो जीवाणु के सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में प्रेजेंट होता है, और यस और यम जो रिंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जीवाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली में। अब ये जो रिंग है ये क्या करते हैं? जब ये घूमेंगे तो इससे क्या होगा? ये फ्लैजेलिन प्रोटीन भी घूमता है जिसकी वजह से जीवाणु में गमन होता है यानी कि यह चल सकता है। अभी हम इसको और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अगला जो आता है दूसरा पार्ट कशाभिका का उसे बोलते हैं हुक। अब हुक जो है ये बेसल बॉडी को मेन फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। ये आपका बेसल बॉडी है और ये है मेन फिलामेंट। तो मेन फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ने का काम कौन करेगा? ये हुक वाला पोर्शन करता है। अभी अगर इस हुक की बात करें तो यहां पर आपको मालूम चल रहा होगा कि इस हुक से होते हुए ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है ये कहां पर जाता है? मेन फिलामेंट तक जाता है। यानी कि इसी हुक से होते हुए ये फ्लैजेलिन प्रोटीन इस मेन फिलामेंट तक जाएगा और ये गति करने में मदद करेगा। अब होता क्या है कि जब ये चारों रिंग जो है यल, पी, एस, एम ये जब घूमते हैं तो इससे फ्लैजेलिन प्रोटीन भी घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके इन चारों रिंगों से जुड़ा हुआ है। अब जब रिंग घूमेंगे तो फ्लैजेलिन प्रोटीन घूमेगा और फ्लैजेलिन प्रोटीन कहां तक गया है? मेन फिलामेंट तक गया है। तो इसकी वजह से मेन फिलामेंट भी घूमने लगता है। इस वजह से जीवाणु में क्या होता है? गति होने लगता है, गमन होने लगता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट जो है मेन फिलामेंट। तो कशाभिका का तीसरा पार्ट है मेन फिलामेंट। अगर इसकी बात करें तो यह जीवाणु में मोटेलिटी यानी कि गति के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि यह घूम रहा है तभी जीवाणु आगे चल रहा है। क्लियर थी बात?
तो ये 3 भाग का साथ क्या कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं सतही उपांग में जो दूसरा उपांग आता है उसे हम बोलते हैं रोम या पिलई। अब रोम या पिलई क्या होता है, तो यह एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जुड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जीवाणु जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसमें कौन सा सतही उपांग भाग लेता है, तो वह रोम यानी कि पिलई। अब याद रखिएगा, ऐसे रोम जो एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ते हैं उन रोम को बोला जाता है लिंगी रोम या सेक्स पिलई। अब ये जो सेक्स पिलई या लिंगी रोम होते हैं ये जीवाणु को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, यानी कि एक जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ इस रोम के द्वारा किसी दूसरे जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ में जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीन पुनर्योजन, यानी कि जीन रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को आप लोग याद रखिएगा। अब आखिरी जो सतही उपांग है उसे हम बोलते हैं झालर या फिम्बरी। तो झालर या फिम्बरी जो होता है ये जीवाणु के किसी ठोस या परपोषी, याद रखिएगा, यह जीवाणु को किसी ठोस या अन्य परपोषी से चिपकने में मदद करता है। तो याद रखिएगा सारी बातें अच्छी तरीके से। अब यहां पर देखेंगे तो इसके अलावा क्या करता है, ये जो झालर या फिम्बरी है इसके निर्माण पर नियंत्रण कौन रखता है, तो इसके निर्माण पर नियंत्रण रखता है न्यूक्लियाइड जीन। यानी कि न्यूक्लियाइड जीन ऐसा जीन होता है जो इस फिम्बरी अथवा झालर के कितनी संख्या बनाना है इस पर नियंत्रण का कार्य करता है। और ये मौजूद कहां पर होता है, तो ये मौजूद होता है न्यूक्लियाइड यानी कि बोल सकते हैं मुख्य अनुवांशिक पदार्थ में मौजूद होता है। तो ये सारी बातें आपको जीवाणु के बारे में याद रखनी होगी। तो आपको आशा करता हूं सारी चीजें जीवाणु की संरचना के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।